स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज डीकेडी है और डीकेडी में ही हम लोग सीखेंगे यार। बहुत हो गया ना, ऐसे माथापच्ची करने पे मज़ा ही आता है और कुछ सीखने को मिलता है। हम पढ़ के किताब बुकिस होके कुछ नहीं लिख पाएंगे। जितना डीकेडी करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलते हैं। पहले ये दोबारा हमारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। देखो, आज डीकेडी करेंगे तो डीकेडी में जाहिर सी बात है कि हम जो इस में लिखे होंगे वो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा भी, लेकिन इतना होगा हम लोग का। तो कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब इस बात को समझे, इस लेक्चर को हम लोग देख चुके हैं, पिछले जो वीडियो हम आप लोग को दिए थे उसी में देख लिए थे, ठीक है ना। तो क्या परिणाम होगा, देखो। सबसे अच्छी बात है कि मानव क्या करेगा। मानव या मनुष्य का काम है कर्म करना। कर्म करेगा या क्रियाकलाप करेगा तो दो ही तरह उसके हो सकते हैं। क्रियाकलाप दो ही तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि उसका क्रियाकलाप क्या होगा, उचित होगा, और एक क्या होगा, अनुचित होगा। यही हो सकता है कि नहीं भाई। मानव है तो विभिन्न क्षेत्र में कार्य करेगा, विभिन्न क्षेत्र में क्या करेगा, कार्य करेगा। अब विभिन्न क्षेत्र का मतलब क्या, विभिन्न क्षेत्र का मतलब वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, प्रशासनिक और पर्यावरणीय, ठीक है। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेगा, मानव कर्म करेगा, और उसका जो क्रियाकलाप हो सकता है उचित होगा और दूसरा होगा अनुचित। कर्म भी करेगा तो कैसा करेगा, नीति शास्त्र बोल पढ़ रहे हैं तो ऐच्छिक कर्म करेगा। कैसा करेगा, ऐच्छिक कर्म करेगा। ऐच्छिक कर्म करेगा तो हो सकता है उचित हो या अनुचित हो। जो उचित होगा वो कैसा देगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। परिणाम कैसा देगा, अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, नीति शास्त्र के परिणाम, ठीक है, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। तो मानव क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में परिणाम हो सकते हैं, तो अच्छा परिणाम आएगा। अनुचित कर्म करेंगे तो वो आएगा बुरा परिणाम। यही है, इसके अलावा और क्या हो सकता है बताओ। कुछ नहीं हो सकता है भाई। हम कर्म करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो हम अच्छा करेंगे, बल्ले बल्ले करेंगे, या दुखी होंगे, बुरा होगा। कोई भी कर्म करेंगे दो ही तरह के हो सकता है, उचित होगा या अनुचित होगा। इसका बीच में भी एक आता है कि थोड़ा उचित होगा थोड़ा अनुचित होगा, वो चीज़ नहीं। इसमें तो इन्फिनिटी ग्रे लाइन आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्लियर कट रखना है कि उचित है क्या अनुचित है। जो उचित होगा वो अच्छा परिणाम देगा, जो अनुचित होगा वो बुरा परिणाम होगा। तो अब देखो, बात हो रही है क्या कि कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो ह्यूमन एक्शन कहाँ करेगा, विभिन्न क्षेत्र में करेगा, तो उसके परिणाम भी मिलेंगे विभिन्न क्षेत्र में, और परिणाम मिलेंगे तो दो मिलेंगे, अच्छा परिणाम बुरा परिणाम, ये मिलेगा। ठीक, चलो अब क्षेत्र की बात करें। मानव क्रियाकलाप किस क्षेत्र में करेगा, इन सब क्षेत्रों में करेगा। तो इन सब क्षेत्रों में क्या करेंगे, हम परिणाम की बात करेंगे। तो डीकेडी में हम बात करेंगे सामाजिक का। अगर सामाजिक की बात करें तो जो मानव है वो क्रियाकलाप करेगा तो एक हो सकता है कि उचित करेगा, तो उसमें सामाजिक रूप से उचित काम करेगा, एक अनुचित काम करेगा। जो उचित काम करेगा उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। जैसे क्या परिणाम आएंगे, परिणाम ये आएंगे सामाजिक में कि महिला का सम्मान बढ़ जाएगा, महिला सम्मान में वृद्धि होगी, लिंग समानता आएगा, स्वतंत्रता आएगा, बंधुत्व आएगा, ठीक है, सामाजिक समरसता आएगा। जिसने भी समाज की अच्छी बातें हैं वो सब बोल जाओ, ठीक है। परस्पर प्रेम बढ़ेगा, परस्पर प्रेम बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना हो अच्छी बातें वो बोल जाओ, और हमने लिखा भी रखा है, पहले बोल भी रखे हैं, हमें सोचना है इस पर बैठ के। अनुचित में क्या होगा, तो लिंग, अगर लिंग विभेद बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगा, सामाजिक हिंसा, घरेलू हिंसा ये बढ़ेगा, अत्याचार या शोषण बढ़ेगा, वर्ग या वंचित वर्गों का शोषण होगा, ठीक है। फिर क्या हम कहेंगे कि समानता की अवधारणा क्या होगा, धूमिल होगी, ठीक। फिर हम कहेंगे वैमनस्य बढ़ेगा, वैमनस्य बढ़ सकता है। फिर हम कहेंगे कि स्वतंत्रता के लिए नहीं हो जाएगा, निरंकुश हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। समाज कैसा हो सकता है, निरंकुश भी हो सकता है। तो ये बातें हम बोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट बैठना, समाज की अच्छी बातें क्या है
एक बार अपने से सोचना और एक बार नोट्स में दिया गया है सोचना, देखना देखना इसका फर्क जरूर पड़ेगा, आपके एग्जाम पे आपके दिमाग पे फर्क पड़ेगा। पहले बैठ के 5 मिनट अपना टाइम देना, इसके ऊपर उचित परिणाम क्या हो सकता है, अनुचित परिणाम क्या हो सकता है वो सोचना, और उसके बाद जो नोट्स में दिए हैं वो सिर्फ पढ़ लेना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। सामाजिक पे परिणाम हो गया। अब राजनीतिक में ये क्यों आ रहे हो भाई, राजनीतिक का देख लेते हैं। राजनीतिक में देखेंगे तो राजनीतिक में दो परिणाम हो सकते हैं, अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम। अच्छा परिणाम क्या, जो हमने बताया था कि राजनीतिक के क्या है दर्शन, राजनीतिक के दर्शन बताए थे, याद होगा वो 5 दर्शन नाम बोल दो वो फटाफट। समाजवाद बढ़ेगा, समाजवाद बढ़ेगा, पंथ निरपेक्ष बढ़ेगा, पंथ निरपेक्ष बढ़ेगा, लोकतंत्र बढ़ेगा, ठीक है। लोकतंत्र की बात करोगे फिर यहाँ पे क्या होगा, लोकतंत्र का होगा, फिर यहाँ पे समर्पण या सेवा भाव, राजनीति में सेवा भाव आएगा, राजनीति में सेवा भाव आएगा। वंचित वर्गों का कल्याण किया जाएगा, नीतियों द्वारा कल्याण किया जाएगा। फिर क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि इसके आने से राजनीतिक 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 निष्पक्षता बढ़ेगा, ठीक है ना। वोट बैंक पे राजनीति नहीं होगा, ठीक है। जाति पे राजनीति नहीं होगा, जात पे राजनीति नहीं होगा, धर्म पे राजनीति नहीं होगा, ये बातें आएंगी, ठीक है ना। सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे राजनीति में, ऐसा कुछ बोल देंगे। फिर आ जाएंगे निगेटिव में, क्या होगा, अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे राजतंत्र चल सकता है, ठीक। लोकतंत्र का विरोध राजतंत्र, जितना ये बोले हैं उसका उल्टा बोल दो। सेवा भाव धूमिल होगा, या पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ निरपेक्ष ना होके पंथ सापेक्ष हो जाएगा, पंथ सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है। समाजवाद ना होके पूंजीवाद, पूंजीवाद की अवधारणा हो सकती है। फिर वंचितों का कल्याण धूमिल होगा, नीतियां सब क्या होंगी, अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, नीतियां खराब होंगी। फिर राजनीतिक निष्पक्षता नहीं होगा, आप राजनीति का क्या होगा, राजनीति का अपराधीकरण होगा। ऐसे बोलो ना, बोल वचन करना है, सोचो बैठ के 5 मिनट हर एक टॉपिक पे सोचना है। राजनीतिक का हो गया। अब वैसे ही हम देखेंगे आर्थिक का, हम 2-2 3-3 बता रहे हैं, आप लोग लिखना नहीं है, बैठ के आपको सोचना है। आर्थिक में अच्छा परिणाम और बुरा परिणाम, समावेशी विकास होगा, समावेशी विकास होगा, ठीक है। सामाजिक न्याय बढ़ेगा। फिर हम कह सकते हैं कि अंत्योदय का भावना जागृत होगी, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होगा, भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार कम होगा। फिर हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि समानता या आर्थिक विषमता क्या होगी, कम होगी, आर्थिक विषमता की बात हो रही है, ऐसे हम लिख देंगे। और बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव ये होगा कि भ्रष्टाचार क्या होगा, बढ़ेगा। सामाजिक न्याय क्या होगा, सामाजिक न्याय की अवधारणा धूमिल होगी, ठीक है। और अंत्योदय, जो वंचित वर्ग होंगे, वंचित वर्ग उनका क्या होगा, शोषण होगा, ठीक है। गरीबी बढ़ेगी, गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी। बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ पे कम होगी। वैसे आर्थिक रूप में कर सकते हैं। ये डी समझ में आ रहा होगा आपको। प्रशासनिक में देखो, प्रशासनिक में भी 2 हो सकते हैं, एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है। अच्छा क्या मतलब, अच्छा का मतलब है प्रशासन में अच्छा क्या होगा, सुशासन को माना जाएगा, सुशासन होगा। सबसे बड़ी बात है लोक निधि का सदुपयोग किया जाएगा, कोई दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग होगा, ठीक है। सत्यनिष्ठता आएगी, पारदर्शिता आएगी, फिर ईमानदारी होगी। ये जितने आपने पढ़ा होगा प्रशासनिक के, जितने वो क्या होते हैं फंडामेंटल वैल्यू होना चाहिए, वो सारे इसमें लिख देंगे, ठीक है। सुशासन, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा तो प्रशासन में ये होगा लाल फीताशाही होगा, लाल फीताशाही। बैठ के सोचना जरूर, 5 मिनट हर एक टॉपिक पर बैठ के और कलम चलाना कि ये पॉजिटिव होगा। और यकीन मानना, जब कलम चलाओगे ना, 5 मिनट सोचोगे, लिखोगे अपने से, तो दिमाग खुलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो अरे ये भी तो हो सकता है, तब पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा, लाल फीताशाही होगा, ठीक है। लाइसेंस राज हो जाएगा, लाइसेंस राज की बात हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, लोक निधि का दुरुपयोग होगा, सत्यनिष्ठा नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, जवाबदेहिता नहीं होगी। लिखो ना कितना होगा। जो ये योजनाएं हैं, योजनाओं का जमीनी स्तर पे क्या होगा, क्रियान्वयन नहीं होगा, ठीक है।
पैसे का गबन ज़्यादा होगा। तो ये सारी बातें प्रशासनिक में ओके। नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं, पर्यावरणीय। पर्यावरणीय में दो चीज़ें हम फिर से वही, जो पॉजिटिव है अच्छा और बुरा नेगेटिव में। पॉजिटिव क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, अनुकूलतम उपयोग होगा, अनुकूलतम उपयोग होगा। पर प्रदूषण संकट से संरक्षा होगा, संकट से संरक्षण किया जाएगा, प्रदूषण संकट को कम किया जाएगा। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा, कम होगा। फिर हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सकता है, निपटा जा सकता है। फिर हम क्या कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होगा वो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। ठीक, इसका उल्टा हम निगेटिव में बोल सकते हैं, ये दोहन होगा प्राकृतिक संसाधनों का, प्रदूषण बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, वन्य जीव कम होंगे, वन जीव का ह्रास होगा, यहाँ वन जीव का, वाइल्ड एनिमल का बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा, यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ये बातें बोल सकते हैं, बोल बच्चन करना है, बस दिमाग चलाना है और ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि कब कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा। इस बात को बड़े अच्छे से समझना है कि कब कोई व्यक्ति जिम्मेदार होगा। जैसे कि हमने कहा ना, डीकेडी ही कर रहे हैं, इसमें हम कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा होगा तो बड़ी बात ये आप भी कर सकते हैं। डीकेडी का मतलब है कि अपने वर्ड में लिखा हुआ, अपनी बातें समझी हुई बोली जा रही है। देखो क्यों होगा, जैसे कि हमने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, संकल्प की स्वतंत्रता के साथ करता है। संकल्प की स्वतंत्रता ध्यान में आना चाहिए। आज रिवीजन भी होगा, जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो एक क्विक रिवीजन होगा A to Z जो पीछे पढ़ चुके हैं। तो संकल्प की स्वतंत्रता जहाँ पे होगी, मतलब जानबूझ के काम करेगा या इच्छा अनुसार काम करेगा, इच्छा अनुसार काम करेगा, तो अगर कोई भी कर्म करेगा तो उस कर्म से जो निकला हुआ परिणाम होगा, वो परिणाम के लिए जिम्मेदार कौन माना जाएगा, जो इंसान कर रहा है। उस कर्म के परिणाम के प्रति जवाबदेही क्या होगा, उस इंसान का होगा। लेकिन जरा सा देखो कि हम एक ह्यूमन है, एक आदमी है, और इसको ऊपर दबाव डाला जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, और इस दबाव और प्रलोभन के कारण वो कर्म कर रहा है और उसका परिणाम निकल रहा है कुछ और, क्योंकि वो दबाव और प्रलोभन में काम किया। कर्म तो ऐच्छिक नहीं हुआ, स्वतंत्र संकल्प की स्वतंत्रता तो नहीं हुई, बट परिणाम जो आया उस परिणाम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल तो होगा। ये आदमी जिसने कर्म किया, ये जो दिमाग कर रहे हैं, जो ये कर्म किया, उस परिणाम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हुआ। लेकिन भाई साहब, जो प्रलोभन और दबाव डाला, जो दूसरा आदमी या संस्था डाला इसके ऊपर, ठीक है ना, ये भी इस परिणाम के लिए जिम्मेदार है। नहीं समझ में आया? अब इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल वे में समझो कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार में कि अगर कोई भ्रष्टाचार में कि पैसा कोई क्या करे, पैसा जो दे रहा है वो भी भ्रष्टाचार में काउंट किया जा रहा है, और जो पैसा को ले रहा है वो भी है, इक्वली जिम्मेदार है। अगर भ्रष्टाचार, मान लो पैसा देना ही हम बंद कर दें तो वो लेगा ही नहीं, तो भ्रष्टाचार होगा नहीं। तो जितना लेने वाला है उतना देने वाला भी है जिम्मेदार। कैसे माना, इसी बात पे समझो कि ये जो भी पैसा दे रहा है, अब इस बात को एक फ्लो डायग्राम में समझते हैं, कभी भी बना सकते हैं। फ्लो डायग्राम की मतलब क्या, कि एक आदमी है, ये H1 है, जो कोई सरकारी पद पे बैठा हुआ है, ह्यूमन 1, और इसको कर्म करना है, कोई कर्म करना है, वो जनता के हित में, या फाइल ही पास करानी है। दूसरा क्या करेगा, जो ह्यूमन दूसरा है, दूसरा मानव, वो क्या कर रहा है, इसको पैसा दे रहा है, इसको पैसा दे रहा है, और ये पैसा ले रहा है H1, ठीक है ना। ये पैसा दिया मतलब प्रलोभन दिया, और प्रलोभन देने के कारण ये कोई कर्म किया। मान लो कि पुल बनाने के लिए टेंडर ही पास कर दिया, और ये बंदा H2 क्या किया, इन्होंने तो केवल फाइल पास कर दिया पैसा लेके, लेकिन H2 घटिया मटेरियल का पुल बना दिया, वो पुल गिर गया। तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि पुल ध्वस्त हुआ, और उस पुल ध्वस्त में बहुत लोग मारे गए। अब ये मारे गए तो साहब क्या H1 रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी बिल्कुल है। इसमें तो ताल ठोक के कहेंगे कि हाँ ये H1 है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए है कि क्योंकि इसने फाइल पास किया है, और प्रलोभन जो दिया है H2, इस बात के लिए जिम्मेदार ये भी है।
तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही आदमी जिम्मेदार होगा, होगा दोनों आदमी जिम्मेदार होंगे इस बात के लिए, ठीक है ना। तो जहां भी ऐच्छिक कर्म नहीं होगा, जहां भी ऐच्छिक कर्म नहीं होगा, ऐच्छिक कर्म नहीं होगा, ऐच्छिक कर्म के अलावा जो भी दबाव दबाव या प्रलोभन दिया जा रहा है, जो दे रहा है, वो चाहे कोई संस्था हो चाहे इंसान हो, वो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई परिणाम आता है उस परिणाम के लिए, चाहे परिणाम अच्छा हो चाहे परिणाम बुरा हो। बात समझ में आ रहा ना, इस बात को समझना है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा है कि भ्रष्टाचार के लिए एक जिम्मेदार हो सकता है, पैसा देने वाला भी जितना जिम्मेदार है उतना पैसा लेने वाला भी जिम्मेदार, ठीक है। तो आप कहाँ तक समझते हैं, तो यही कंसेप्ट पे आप बताओगे, ठीक। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा होपफुली। तो हम सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में हमने नहीं बताया, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, धार्मिक में सहिष्णुता बढ़ेगा, समधर्म सर्वधर्म समभाव की बात आएगी, ठीक है, विश्वास बढ़ेगा, ठीक है, और इन लोगों के बीच में तनाव कम होंगे, संप्रदायवाद कम होगा। अब धार्मिक क्षेत्र में अगर बढ़ेगा तो फिर वेमनस, निगेटिव देखो वेमनस से आ जाएगा, ठीक है, सांप्रदायिकता आ जाएगा, सांप्रदायिकता आ जाएगा, अलगाववाद आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ तक है कि नक्सलवाद को भी जन्म दे सकते हैं, आतंकवाद को भी दे सकते हैं। तो ये ऐसे समस्याएं आ जाएंगी, विश्वास कम होगा, तनाव होगा, सामाजिक तनाव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात हमने बता दिया, यहाँ पे सोचने की बात है। बस 5 मिनट बैठ के हर एक टॉपिक पे 5 मिनट बैठना, एक कॉपी पे 5 मिनट बैठ के जो बात सुन रहे हो सब लोग लिखना, इस बात को मान लेना मेरी बात, ठीक है। फिर देखना, अब आ जाते हैं दूसरा नीति शास्त्र के आयाम, डायमेंशन ऑफ एथिक्स देखते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या कि एथिक्स को हम कितने डायमेंशन में सोच सकते हैं। तो एक तो होता है कि नियामक या आदर्श मूलक या मानकीय नीति शास्त्र, हम बड़ा ब्रीफ में देखते हैं और हम कोई माथापच्ची समझने में नहीं लगाएंगे, बड़ा लैंग्वेज से ही निकालेंगे। नियामक, आदर्श मूलक, मानकीय नीति शास्त्र, या ये नीति शास्त्र वो है जो मानक, मानकीय में मानक डिसाइड करता है, या आदर्श को प्रतिपादित करता है, या सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो जो हमारे मानक होते हैं, किसी कर्म को, कोई कर्म करा जाता है, उस कर्म क्या हो सकता है, उचित या अनुचित, ये किस बात पे डिसाइड किया जाएगा, किस आधार पे डिसाइड किया जाएगा, किस मानक पे, किस आदर्श पे, किस सिद्धांत पे डिसाइड किया जाएगा कि मानव का कर्म उचित है या अनुचित है, ये कौन करेगा, मानकीय नीति शास्त्र करेगा। अभी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन दूसरा अप्लाइड 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 एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या कि हमें कोई तत्कालिक कोई समस्या उत्पन्न हो गया, ठीक है, तत्कालिक कोई समस्या हो, व्यवहारिक समस्या, व्यवहारिक तत्कालिक कोई व्यवहारिक समस्या है, उस समस्या का निदान करने के लिए ये रास्ता ढूंढता है। उस समस्या का निदान करने के लिए क्या रास्ता ढूंढता है, कौन, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब इथिक्स को अप्लाइड करके जो भी समस्या है उसका करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं अप्लाइड साइंस एंड टेक। अप्लाइड एंड साइंस एंड टेक का मतलब क्या कि हम जो साइंस एंड टेक पढ़े हैं उसको किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हम इथिक्स जानते हैं उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, कोई समस्या का निराकरण करने के लिए, वो हो गया। तीसरा है अधिनीति शास्त्र या मेटा इथिक्स। मेटा इथिक्स, मेटा का मतलब क्या होता है, एक बात समझ लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डीकेडी कर रहे हैं, पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, बड़ा सिंपल वे में हम लिख सकते हैं जो हम बता रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा सा सुसंगठित लैंग्वेज यूज करना, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। मेटा इथिक्स का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब होता है, ये कहानी सुनो इसे समझ में आ जाएगा। मेटा का मतलब है कि पहले से कोई चीज़ चली आ रही है, जैसे कि हम रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो रिसर्च से एक कहानी बताते हैं, इससे याद हो जाएगा मेटा का। रिसर्च में क्या है कि हमने देखा कि जो हार्ट फेल्योर होते हैं, ठीक है ना, अमेरिका, इंडिया, जर्मनी, तमाम जगह के पेपर पब्लिश हुए और पेपर पब्लिश में ये बताया कि सिगरेट पीना, मैंने एग्जांपल ले लिया है कि सिगरेट पीने से हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्होंने पहले से बता रखा है कि इतना करने के बाद हमारा क्या होगा, हार्ट फेल्योर बढ़ जाएगा। पहले से आ चुका है मार्केट में, ये थ्योरी बता दी गई है कि सिगरेट पीने का। अब हम क्या करेंगे कि सबकी डाटा, हम जो डाटा दिए हैं उन सारे के डाटा हम क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जो पहले से है इकट्ठा करेंगे और उन डाटा को ही हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हम लोग के टर्म में मेटा एनालिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटा एनालिसिस। रिसर्च के टर्म में मेटा एनालिसिस का मतलब यही कि डाटा लिया और उसका हमने क्या किया, एनालिसिस किया। और एनालिसिस किया तो ये जो बोले हैं कि सिगरेट में हो सकता है कि कहीं
ऐसा बांग्लादेश में ऐसा निकल गया कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं निकला कि सिगरेट पीने से हार्ट फेलियर हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो तुमने बोला है कि सिगरेट पीने से हार्ट फेलियर होता है वो यूनिवर्सलाइज नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, वो मतलब सार्वभौम नहीं है, सार्वजनिक बोलना नहीं, सार्वभौम नहीं है, ठीक है ना, सार्वभौम नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं पाया गया, ये रहा एनालिसिस। तो हम जो चीज पहले से है, नियम कानून या जो भी प्रतिपादित किए हैं, हम उसका ठोक बजा के देखते हैं। ठोक बजा के मतलब उसका विश्लेषण करते हैं। कैसे भी विश्लेषण करेंगे? आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे कि बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अधिनीति शास्त्र में अब बात समझ में आया कि अधि मतलब मेटा हो गया, और नीति शास्त्र में नीति शास्त्र के जो भी नियम है, मानक है, सिद्धांत है, ठीक है, उन नियम मानक सिद्धांतों का आलोचनात्मक विवेचना करता है। आलोचनात्मक विवेचना, जो पहले से वो नियम कानून है उनका क्या करेगा? आलोचनात्मक विवेचना करेगा। और कहीं पे अस्पष्टता चाहिए, अस्पष्ट है कोई मानक वगैरह अस्पष्ट है, तो उस मानक और नियम को जो ये पहले से प्रतिपादित है उसको और स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि विश्लेषण करता है भाई। विश्लेषण करने का मतलब है कि तार तार अलग कर देना, और तार तार अलग करना मतलब अस्पष्टता एकदम बिल्कुल साफ साफ झलकने लगे। तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, जो राम कथा हमने बताया यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि नॉर्मेटिव या नियामक विज्ञान होता क्या है। देखो वही विज्ञान बोलने का मतलब क्या? नॉर्मेटिव एथिक्स बोलो, एथिक्स की बात कर रहे हैं, नियामकी नीति शास्त्र की बात करें तो हम ये इसमें ये देखते हैं कि हमारे कौन से कर्म उचित है या अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर कौन देगा? नियामक ही देगा। और वो क्या करेगा? कौन से कर्म उचित हैं या अनुचित हैं उसके लिए मानदंड बनाएगा। क्या बनाएगा? मानदंड बनाएगा, नियम बनाएगा, सिद्धांत बनाएगा, और उन सिद्धांत के आधार पे, मानदंड के आधार पे ये बोलेगा कि तेरा भाई कर्म उचित है, तेरा कर्म अनुचित है। कोई एक मानदंड हो जाएगा। जैसे 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 एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने कहा कि भाई मानदंड का मतलब ये है कि सत्य अगर बोल रहे हैं, सत्य बोलना है, तो हमारे जो भी आंकड़े हों या जो हमारे जो भी बात कर रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि सत्य बोल रहा है, ठीक है। सत्य बोलने का कोई तो अवधारणा हो, तो कहने का मतलब कि ज्यों का त्यों बोल दे, ज्यों का त्यों बोल दे, वो अर्थात सत्य है। जो बातें जो पहले से लिखी आ रही हैं, जैसे हमने कहा कि आज 10 गिलास जूस पिया, ठीक है ना, तो 10 गिलास जूस पिया तो मतलब आगे कन्वे करें तो 10 गिलास ही कन्वे करें, या ऐसा नहीं है कि 10 ड्रम जूस पिया। मतलब ज्यों का त्यों बोल देना सत्य हो सकता है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मानदंड की, मतलब कि ज्यों का नियम हो, सिद्धांत हो, कोई भी सिद्धांत हो। जैसे कि हम कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल, अब चूंकि प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हैं, कि नियम है कि आपको कानून नियम के अनुसार ही काम करना है। प्रशासनिक अधिकारी को कानून और नियम के अनुसार करना है। कानून और नियम में ये दिया है कि अगर कोई बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चला रहा है, और वहां पे बैरिकेडिंग है कि 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस नियम पे आप 1000 रुपया क्या कर सकते हो? फाइन कर सकते हो, फाइन कर सकते हो, ये कानून में है। आप गए और उसको किसी आधार पे इस नियम कानून का उल्लंघन करके आप फाइन नहीं करते हो, जबकि आप जानते हो कि ये चलाया गया है, तो वो इस हिसाब से आप कैसा काम कर रहे हो? अनैतिक काम कर रहे हो। इस नियम और कानून के हिसाब से आप कैसे काम कर रहे हो? अनैतिक, अनुचित काम कर रहे हो। उचित क्या होता है? जब आप 1000 रुपया फाइन कर सकते हैं। तो हम कोई भी नॉर्मेटिव साइंस में, एथिक्स में हम क्या करेंगे? सीधी बात है, वही बात वही बोल बच्चन इसमें होगा कि आदर्शों, मानदंडों, नियमों, मानकों, युक्ति संगत का प्रतिपादन करना है। जो आदर्श है, मानदंड है, नियम है, मानक है, उनका प्रतिपादन करना है, और उन्हीं मानदंड के आधार पे ही हम क्या बोलेंगे कि उचित है, अनुचित है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। इन सारे का क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यही देगा, ठीक। ये बात समझ में आ गया होगा सिंपल वे में। संक्षेप में अगर हम कहें कि मानकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, संक्षेप में बात करें तो अगर कोई ऐच्छिक कर्म कर रहा है तो उसके उचित या अनुचित होने का निर्धारण क्या करेगा? ये करेगा। और मानक या मानदंडों की स्थापना एवं उनकी युक्ति संगत विवेचना कौन करेगा? उचित या अनुचित के निर्धारण के मानक या मानदंड की स्थापना या युक्ति संगत विवेचना कौन करेगा? यही मानकीय नीति शास्त्र, और यही हम बता रहे हैं तब से, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो
बस समझ जाओ और समझ के मन में बोलो कि हाँ ऐसा करता है। एक दो बार जरूर बोलो अपने मन में कि मानकीय नीति शास्त्र में ऐसा होता है। अपने लैंग्वेज में बोलोगे वो ज्यादा होगा। अब मानकीय नीति शास्त्र को 3 भाग में बांटा जाता है, जनरली 3 भाग में बांटा जाता है, लेकिन और भी विद्वान अलग दिए हैं, तो हम 3 पे ही फोकस रखेंगे। मानकीय नीति शास्त्र 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब जरा सा यहाँ पे भी हम डीकेडी ही करेंगे, ना कि हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सिर्फ हम वहां से निकालेंगे वर्ड से परिणामवादी नीति शास्त्र। परिणामवादी का मतलब क्या? अगर हमने कोई कर्म किया, उस कर्म से उत्पन्न जो परिणाम होगा, उत्पन्न कोई परिणाम होगा, वो उस परिणाम के आधार पे हम कर्म को उचित या अनुचित निर्धारित करें, वो होगा क्या? परिणामवादी नीति शास्त्र। हम कोई कर्म कर रहे हैं, उससे उत्पन्न परिणाम के पॉजिटिव होगा तो कर्म उचित है, परिणाम अच्छा हुआ तो उचित, अगर परिणाम गलत हुआ तो अनुचित हो जाएगा। और इसको हमने बड़े डिटेल में पीछे पढ़ा, सुखवाद को लेके, उपयोगितावाद को लेके। ये कैसा है? परिणामवादी नैतिक सिद्धांत है। और ये पढ़ा, और अभी हम जब लास्ट में चलते चलते एक नजर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा, याद भी आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र। परिणाम निरपेक्ष का मतलब क्या है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से उत्पन्न परिणाम से ना देख के, उत्पन्न परिणाम से ना देख के हम उस कर्म का मूल्यांकन किस पे कर रहे हैं, उसमें जो इन्वॉल्व मूल्य हैं, नियम हैं, उसको इन्वॉल्व करके हम देखते हैं। तो हम उत्पन्न परिणाम को नहीं देखते हैं, मूल्य या नियम क्या है उस पे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने पहले भी बोला कि एक डॉक्टर क्या है, अथक प्रयास कर रहा है एक मरीज को बचाने के लिए, अथक प्रयास कर रहा है, और अथक प्रयास करने के बाद भी मरीज क्या हो रहा है? मृत्यु कर गया, मर गया। लेकिन देखो, उसको इवैल्यूएशन परिणाम के आधार पर देखेंगे तो निगेटिव होगा। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छा। क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर एक अपना मूल्य रखा है। मूल्य क्या है? वो मूल्य ये है कि हेलेंस्की के क्या बोलते हैं, शपथ में वो शपथ लिया है कि मानव के कल्याण को जितना हमसे बन सकता है, जितनी हमारी औकात होगी, उस हिसाब से हम मानव की जान की रक्षा करेंगे। और वही किया, वो जितना हमारा नॉलेज है उस हिसाब से करेंगे, तड़पते नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। और उसने उस बात का, उस मूल्य का सार्थकता सिद्ध किया, फिर भी वो मर गया। तो मूल्य के आधार पे कर रहे हैं, तो ये हम कहेंगे परिणाम निरपेक्ष नीति शास्त्र है। परिणाम के आधार पे नहीं, निरपेक्ष तो जानते ही होंगे। अब इस बात का सबसे बड़ा प्रबल समर्थक कौन है? जिसको बोलते हैं कांट। कांट बोलता है कि देख भाई, कर्म कर्तव्य के लिए करना चाहिए, कर्तव्य के लिए ये करना चाहिए। कांट इसका बड़ा समर्थक है। कांट ये परिणाम निरपेक्षवाद का है, ठीक है ना। कांट ये अंतस्थ मूल्यों या नियमों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये बोलता है कर्तव्य को समझ कर करना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कि हमें कर्तव्य को अपना कर्तव्य समझ के ही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, अच्छा, इसी को निष्प्रयोगवाद भी कहते हैं, परिणाम निरपेक्षवाद को, और कांट इसके प्रबल समर्थक हैं। कर्तव्य के लिए ये अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं सद्गुण नीति शास्त्र। सद्गुण नीति शास्त्र को हम लोग बड़े आराम से देखो। सद्गुण नीति शास्त्र से जुड़े कौन है, समर्थक कौन है? तो वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हैं। सद्गुण कैसे होता है, एक बार हम रिवीजन करते हैं पीछे कि सद्गुण कैसे व्यक्ति बनता है। सद्गुण ही बनाना है तो आप खट से कैसे बनाओगे? कि कोई उचित काम कर रहा है और उसका अभ्यास कर रहा है। अभ्यास करके क्या होगा? आदत बन जाएगा तो उसके चरित्र में दिखने लगेगा, ठीक है। वो चरित्र क्या बनाएगा? सद चरित्र बनाएगा। और जो सद चरित्र होता है वो क्या कहलाता है? सद्गुणी कहलाता है। कहने का मतलब कि जो सद चरित्र वाला होगा, मतलब ये जो उचित का हमेशा अभ्यास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो गलत ही नहीं कर सकता भाई। सद्गुणी कभी गलत नहीं कर सकते, सद्गुण कभी गलत हो ही नहीं सकते। सदचरित्र है भाई, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो जो भी निर्णय लेगा सद्गुण वाला, जो भी निर्णय लेगा या कार्य करेगा, वो सब उचित ही होगा। वो कर्म के परिणाम के बजाय चरित्र की नैतिकता को निर्धारक मानता है। चरित्र कैसा है? सद्गुण चरित्र अगर सदचरित्र है तो सद्गुणी है। जैसे अब एग्जाम्पल देखो कि इसमें सद्गुण की बात ही कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि देखो सद्गुण की बात जब भी हो रही है तो ये बात समझो कि सुकरात ने क्या बोला। सुकरात ने बोला कि ज्ञान ही क्या है? सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है। अरस्तु इससे एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अरस्तु इससे एक आगे बढ़ के बोला कि नहीं भाई, ज्ञान ही नहीं, जो ज्ञान है उस ज्ञान का अभ्यास करो, और अभ्यास करते रहोगे
तब जाके मान लो कि अच्छा ज्ञान है, उचित या ज्ञान का मतलब क्या, उचित और अनुचित का ज्ञान होना, उचित और अनुचित का ज्ञान होना ही सद्गुण है। तो कह रहा है कि ज्ञान होने मात्र नहीं है भाई, उसका अगर अभ्यास करोगे तो आप सदचरित्र बनोगे, तब जाके सद्गुणी बनाओगे, सद्गुण होगे। ये बात ये बोला अरस्तु ने। तो इसके समर्थक है तो सद्गुण नीति शास्त्र भी समझ गए, सद्गुण नीति शास्त्र पर परिणामवादी नीति शास्त्र। तो देखो परिणाम निरपेक्षवादी, ये तीन प्रकार हम नियामिकी के तीन प्रकार पढ़ लिए। अन्य विद्वानों द्वारा और भी दिए गए हैं, लेकिन हम तीन प्रकार मेनली जब भी आएगा मानकी में तो तीनों ये लिख देना है हमको, ठीक है। और सिंपल में लिखना, परिणामवादी की बात समझ में आया कि हमारे कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पे निर्धारण किया जाता है। परिणाम निरपेक्ष मतलब यहाँ परिणाम कर्म से उत्पन्न परिणाम नहीं, बल्कि जो हम अंतस्थ मूल्य है, नियम है, उस पर निर्धारण करते हैं, वो परिणाम निरपेक्ष होता है। और इसके प्रबल समर्थक कौन है, या इसी को निष्प्रयोगवाद भी बोलते हैं, कांट है, ठीक है। सद्गुण नीति शास्त्र का मतलब ये बोलता है सीधे सीधे कि सद्गुण से युक्त व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा, कार्य करेगा, वो कैसा होगा, उचित ही होगा। वो कर्म के परिणाम के बजाय चरित्र को नैतिकता का निर्धारक मानता है। और कैसे बताए हमने, वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। समर्थक कौन है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। बस इतना बहुत काफी है, इतना डिटेल हमें समझना नहीं है। तो पहला हमने बता दिया। अब हमने कहा कि और भी सिद्धांत आते हैं नियामिकी में। तो सिद्धांत में जब भी हम बात करेंगे ना कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, पूछा जाएगा इथिक्स के सिद्धांत को विवरण करिए, तो यही सब सिद्धांत आएंगे। परिणामवाद सिद्धांत, नैतिक सापेक्षवाद। देखो परिणामवाद की बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, परिणामवाद को समझ में आया, इसमें सुखवाद और उपयोगितावाद आ जाता है। नैतिक सापेक्षवाद का मतलब क्या, जरा सा देखो कि नैतिक सापेक्षवाद को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और कभी भी बात हो ना, अगर नहीं कहना तो एग्जाम्पल से समझा देना। नैतिक सापेक्षवाद का मतलब कि हम सापेक्ष में देखें कि कितना नैतिकता है। अब जैसे ये दो आदमी हैं और ये दोनों आदमी, ये चोरी कर रहा है, क्या 100 रुपये की चोरी कर रहा है, और ये भी गया था वही सेम जगह, और ये कितना कर रहा है, 1 लाख की चोरी कर रहा है, ठीक है ना। चोरी तो की है दोनों अगर देखा जाए तो नैतिक, दोनों ही चोर हैं, अनैतिक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सापेक्ष में देखा जाए तो सबसे करप्ट चोर कौन है, ये है, और उसके सापेक्ष में देखा जाए, इसके सापेक्ष में ये ईमानदार है। तो वो नैतिक सापेक्षवाद हो गया। बात समझ में आया ना, कि किसी के कर्म का, किसी की नैतिकता का मूल्यांकन हम एक व्यक्ति को आदर्श मान के दूसरे का करते हैं। जैसे कि हमने आदर्श मान लिया इसको, अगर इसको मान लिया तो इसको मानने के बाद ये पता चल रहा है कि ये है। तो नैतिकता का निर्धारण हम एक व्यक्ति को आदर्श मानते हुए उसके सापेक्ष में उचित या अनुचित होने का निर्णय देते हैं, वो बात है। कर्तव्यवाद, कर्तव्यवाद क्या है, कर्तव्यवाद का मतलब होता है सिद्धांत। कर्तव्यवाद हमेशा बोलता है कि कर्तव्य होता क्या, पहले यही बात समझ लो, क्योंकि बार बार लिखने के लिए आ जाएगा कर्तव्य होता क्या। तो देखो कर्तव्य वो होता है कि हम क्या है, विवेकशील प्राणी है। मानो कैसा है, विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने की वजह से, विवेकशील प्राणी है और विवेकशील होने की वजह से हम जानवरों से क्या है, अलग है, ठीक है। तो विवेकशील प्राणी होने के लिए, या हमारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, दिमाग दौड़ाते रहते हैं जैसे डीकेडी कर रहे हैं, तो विवेकशील प्राणी होने के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका निर्धारण कौन करेगा, विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है कि उचित या अनुचित का। तो विवेकशील प्राणी होने के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस बात का जब पता हो तो हम कहेंगे कि कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है। विवेकशील प्राणी होने के नाते हमें जो करना चाहिए, हमें जो करना चाहिए वही क्या होता है, कर्तव्य होता है। फिर से बता रहे हैं, विवेकशील प्राणी होने के नाते हमें जो करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। दूसरा हम बताएं कि पद पे बैठा हुआ, कोई भी पद में आप जाओगे, एसडीएम बनोगे, तो आप पद पे बैठोगे, तो पद के कर्तव्य, पद के अनुसार पद के अनुसार किया गया कर्म ही क्या है, कर्तव्य है। अनुसार क्या, अनुरूप का है, अनुरूप क्या है, कर्म ही कर्तव्य है। ये भी बात बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, जो भी आपको पसंद आए वो बोलो। तो कर्तव्यवाद की बात क्या है, कर्तव्यवाद का बोलता है कि देख भाई, जो अपने विवेकशील प्राणी होने के नाते जो कर्तव्य अच्छे से करे, कर्तव्य का निर्वहन बढ़िया से करे, निर्वहन करेगा वो उचित होगा। जो कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, जैसे कि हमने कहा कि पद के पे बैठा हुआ है, अगर वो पद का यूज कर रहा है वंचितों के कल्याण के लिए, तो जाहिर सी बात है ये एसडीएम अच्छा है।
अगर वो वंचितों का शोषण कर रहा है, पैसा उगा रहा है, फाइल रोक रहा है, तो इसका मतलब वो अपना कर्तव्य सही नहीं कर रहा है। तो कर्तव्य के आधार पे हम किसी का निर्धारण करें कि उचित है अनुचित है, वो बात। नैतिक स्वार्थवाद, नैतिक स्वार्थवाद में स्वार्थवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे स्वार्थ का मतलब क्या, अपने अपने हितों की बारे में सोचें, ठीक है। नैतिक स्वार्थवाद क्या करे, अपने हितों के बारे में सोचे, दूसरे के हित जाए तड़ी में, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया। अंतः प्रज्ञावाद या अंतरात्मा एक ही चीज होती है, वो इंट्यूशन या इंटरसोल जो भी कहो, वो एक ही चीज होता है। अंतरात्मा हमें धर्म के निर्धारक में बता चुके हैं, ईश्वरीय समादेश है, ठीक है ना। अपने आप फील होता है कि ये कर्म उचित है, ये कर्म अनुचित है। नेक्स्ट आ जाएंगे सद्गुण नीति शास्त्र की बात क्या है। सद्गुण नीति शास्त्र में हमने पहले ही बता दिया कि इसके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इसमें विश्वास करते हैं। सुकरात के अनुसार हमने ये भी बता दिया सद्गुण क्या है, ज्ञान है। जबकि प्लेटो के दर्शन में 4 प्रकार के कार्डिनल, ये हम जब बताएंगे ना वहां पे, तो आगे कार्डिनल क्या होते हैं, मुख्य सद्गुण माने गए हैं 4 कार्डिनल। तो अरस्तु वगैरह सबकी बात है। रोल इथिक्स में क्या होता है, रोल इथिक्स बस थोड़ा जान लो, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है। रोल इथिक्स में कन्फ्यूशियस का ये विचार है। रोल इथिक्स इनके अंतर्गत ये है कि परिवार या सामुदायिक संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होता है। जो भी रोल इथिक्स है वो उसके अंदर कहा जाता है कि नैतिकता कहाँ से उत्पन्न होता है, नैतिकता परिवार या सामुदायिक संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होता है। जैसे कि रोल कितना बढ़िया कर रहा है माता पिता का रोल कितना है अच्छा, उतने ही अच्छा बच्चा उसका क्या होगा, इथिकल होगा। वही रोल, कौन सा रोल अदा किया आपने, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न एथिक्स, पोस्ट मॉडर्न एथिक्स में क्या है, इसमें बोला गया है कि नैतिक सिद्धांत मत को सार्वभौम या अपरिवर्तनशील और निरपेक्ष नहीं माना जाता है। मतलब पोस्ट मॉडर्न एथिक्स को जो भी है कि हमारा कोई भी सिद्धांत है, मानक है, वो सार्वभौम नहीं है भाई, सार्वभौम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो समय के बाद, कुछ समय के बाद अपरिवर्तनशील है, मतलब वो परिवर्तन ही नहीं हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें कि जब सती प्रथा आया था, तो उस समय के समयानुकूल देखा जाए तो सती प्रथा जायज था। लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, सती प्रथा नाजायज चीज है, अगर होता है तो उसको जेल भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ रहा है। और भी 2 हैं, आत्मपूर्णतावाद, नारीवादी नीतिशास्त्र। कभी भी मुठभेड़ नहीं होगा आप लोग को, बस ये जान लेना कि हर एक बात को खोल के देखना, अपने से बैठ के 5 मिनट फिर से इस पे सोचना, जो भी अन्य सिद्धांत हैं। और इसमें से ज्यादा सिद्धांत हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। अब दूसरे की तरफ चलें। नीति शास्त्र के दूसरा है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या, कि हम किसी तात्कालिक, ये बता चुके हैं, पहले ही समझा चुके हैं कि हम किसी तात्कालिक महत्व की व्यवहारिक समस्या का नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसमें, अप्लाइड एथिक्स में। कोई तात्कालिक महत्व का व्यवहारिक समस्या है, उसका नैतिक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसका नैतिक समाधान का आशय क्या है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और इसका संबंध, अप्लाइड एथिक्स का संबंध हमारा क्या है, दैनिक जीवन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। अब इसको समझना चाहिए हमको, कैसे समझें इस बात को, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अप्लाइड एथिक्स में कि अभी एक नई घटना हुई, जैसे जैसे अभी तक नहीं हुआ था, अब डिजिटल एथिक्स की अवधारणा आने लगी, डिजिटल एथिक्स की। इससे पहले 2008 से पहले कोई डिजिटल वगैरह, डिजिटलाइजेशन वगैरह नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर ये सब आ गया, तो अब डिजिटल एथिक्स की बात आने लगी है। तो एथिक्स को हमने कहाँ कन्वर्ट कर दिया, अप्लाइड के रूप में। अप्लाइड के रूप में जो अभी हमारी समस्या है, डिजिटल से रिलेटेड हमारी जो समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम क्या ले आए, डिजिटल एथिक्स लाए। जैसे कि डिजिटल हमारी समस्या क्या थी, समस्या थी कि हमारे निजता पे प्रहार था, निजता पे प्रहार किया जा रहा था, ठीक है। बालक जो बच्चे होते थे, उन बच्चे को डिजिटली रूप से शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और लैंगिक रूप से क्या किया जा रहा, शोषण किया जा रहा था। इन सबको हमने 1-2 एग्जाम्पल बताए। इनको अगर हम, ये क्या था, अभी हमारी तत्कालिक महत्व की व्यवहारिक समस्याएं थी कि निजता पे प्रहार, कोई ताक-झाक कर रहा है, डिजिटल हमारी फोटो को माफ कर रहा है, माफ करके कोई अच्छा खासा हीरोइन है उसको माफ करके पता नहीं क्या बना देते हैं, ठीक। या अच्छा खासा हीरो है, उसको माफ करके पता नहीं क्या बना दे, हो सकता है गधा बना दे उसको। हमारी निजता, इवन हम अपनी फाइल रखे हैं कंप्यूटर में, और हमारी पर्सनल फाइल है, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, हमारा पर्सनल फाइल है, वो साइबर अटैक के द्वारा हमारी निजता फाइल चुरा लेते हैं और उसके ऊपर पैसा मांग रहे हैं। बच्चों को देखो, चाइल्ड पॉर्न के रूप में, तो मतलब आपको क्या बताएं, ये समाज की
अति है कि चाइल्ड पॉर्न के रूप में आज भी, और खास करके यूरोपियन यूरोपियन छोड़ो, इंडिया कौन सा पीछे है, इंडिया भी पीछे नहीं है। में चाइल्ड पॉर्न की कंडीशन ये है कि 80% लोग इसको देखना चाहते हैं। डिमांड है, डिमांड, अगर किसी चीज का डिमांड होगा और उस हिसाब से क्या होगा, सप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, एक बात बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हम इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं ना बाबा, ये मत सोचना, ये गलत है ना। तो हम कहने का मतलब सिर्फ ये बात समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है इस समय में, कि माफिया वगैरह क्या कर रहे हैं। देखो इस बात को समझो कैसे कर रहे हैं, उसको बेसिक हमारा जड़ में जाना है। देखो कि चाइल्ड पॉर्न की बात हो रही है, चाइल्ड पॉर्न में बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड क्या है, डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसकी सप्लाई क्या है, बहुत कम है। ठीक है ना, और सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका रेट बढ़ रहा है। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश क्यों किया, क्योंकि यहां पे मोटा पैसा दिख रहा है किसको, अपराधियों को, अपराधियों को दिख रहा है। वो क्या कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, और ले जाके ये उनकी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं यहां से। ठीक है ना, अगर यही बात होता कि हम, ये समाज सही होता और ये डिमांड ही नहीं होता, तो सप्लाई की बात ही नहीं होती, यहाँ रेट नहीं होता, ये इसका अपराधीकरण ही नहीं होता। बात तो यह है ना कि यहाँ समाज खराब है। और फिर वही बेंडित रुथ और मार्गरेट मीड की बात करेंगे ना, याद रखना कभी भी, तो डीकेडी में वो बात होगी। तो हमने बात कहा कि अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या, कि कोई भी हमारा व्यवहारिक समस्या है, उस व्यवहारिक का नैतिक समाधान ढूंढना है। ऐसे तो प्रशासनिक समाधान तो है ही है, लेकिन अगर नैतिक समाधान ढूंढना है तो वो कौन करेगा, अप्लाइड एथिक्स करेगा। बस खत्म बात है, इससे हमें कोई नहीं करना है। एक एग्जाम्पल दे दो, डिजिटल दे दो, चाहे जो दे दो। अभी देखो ये लो एग्जाम्पल, प्रशासकीय नीति शास्त्र में किया जाता है। अगर प्रशासकीय नीति शास्त्र में कि प्रशासन को कैसा होना चाहिए, प्रशासन को कल्याणकारी होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ये कौन बताता है, यही बताता है। अगर प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई नीति शास्त्र व्यवहारिक मामला आ जाए, जैसे कि व्यवहारिक मामला आया कि इन लोगों का जवाबदेहिता या प्रशिक्षण अच्छा नहीं है, तो अभी पीएमओ से ऑर्डर आ गया। ठीक है, चिकित्सीय नीति शास्त्र में मेडिकल से जुड़ा हुआ देखता है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र में इन्वायरमेंटल की बात करता है, व्यापारिक नीति शास्त्र में बिजनेस से जुड़ा हुआ, मीडिया नीति शास्त्र में मीडिया एथिक्स की बात किया जाता है, और इन सबसे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल एथिक्स की यूज करके ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई है। उसको सही करने के लिए इन्वायरमेंटल एथिक्स को ही यूज करके ये बात सॉल्व किया जा रहा है। ठीक, तो इन सारे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, और भी क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है, राजनीतिक में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रशासनिक में, चिकित्सा में, पर्यावरणीय नीति शास्त्र, व्यापारिक नीति शास्त्र, मीडिया नीति शास्त्र, इन सब में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो इनका हमारे दैनिक जीवन से संबंध है, जो भी ये देख रहे हो, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। और डिटेल में व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं, इनसे व्यवहारिक समस्याओं को एक आध बता देते हैं कि व्यवहारिक समस्याएं अभी की, और इन्हीं व्यवहारिक समस्याओं को सॉल्व कौन करेगा, अप्लाइड एथिक्स करेगा। कौन करेगा, अप्लाइड एथिक्स करेगा। करेगा कि नहीं, जैसे भ्रूण हत्या हरियाणा में बढ़ रहा है, भ्रूण हत्या को देखते हुए हमको समाधान करना है था, समाधान करना था भ्रूण हत्या को लेके। हम एक ले रहे हैं सिर्फ भ्रूण हत्या, व्यवहारिक समस्या थी, उसको समाधान करने के लिए हमने अप्लाइड एथिक्स लाया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेके आ गया। इसमें क्या किया, हमने कहा कि जो लड़की बच्ची पढ़ रही है, उसका हम बर्थडे मनाएं उसके स्कूल में, बर्थडे मनाएं। ठीक है, लोगों के जो जिस माता पिता हैं, उनका माता पिता का ब्रेन वॉश करें इनसे, इसकी ये बोझ नहीं है, लड़कियां बोझ नहीं है। ठीक है, सम्मान दे, जाके डीएम अगर सम्मान दे तो उस लड़की का नाम ऐसे ही पता चल जाएगा। हम माता पिता भी सीना ठोक के कह रहे डीएम के से गए थे, मिले थे। तो रोकने के लिए मतलब इतना जब पढ़ाएंगे ना बीबीपी के, ये बता चुके होंगे सामाजिक न्याय में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो मनोभाव है ना, साइकोलॉजी है, वो चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये अप्लाइड एथिक्स है। ठीक है, लिंग भेद को कम करने के लिए अब महिलाओं को क्या बनाया जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। ठीक है, महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है डिफरेंट इसमें। तो वो क्या है, ये समाज को क्या देना है, समाज को जागरूक करना है,
समाज को जागरूक करना एक अप्लाइड एथिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या क्या अभी व्यवहारिक समस्या है बायोएथिक्स से जुड़ा हुआ है। बायोएथिक्स से क्या, बायोएथिक्स से जुड़ा हुआ ये है कि एक कहानी बता दे, चलो बता ही देते हैं, इतना फोर्स कर रहे हो तो। देखो बायोएथिक्स में बात ये उठ रही है, किससे ले लें, डीएनए से ले लें, चलो डीएनए से ले लेते हैं। डीएनए से अभी ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, डीएनए में मालूम है कि जीन होते हैं और जीन ही एक्सप्रेस करते हैं हमारा नाक कैसा है, मुंह कैसा है, आँख कैसा है, हम ब्यूटीफुल लग रहे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे जीन के लेवल पे एक्सप्रेस होके होता है। हम डीएनए को एक्सप्लोर करके और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। हमको कैसा बेटा चाहिए, हमको बेटा ऐसा चाहिए, खूब लंबा हो, हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं, खूब लंबा हो, उसकी आंखें नीली हो, ठीक है, वो गोरा चिट्टा हो, ठीक है, गंजा ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा तरह के डिसाइड किया। अब वो डॉक्टर के पास गया, पैसा दिया, जीन की एडिटिंग हुआ, जो जीन था कलेक्ट पहले से, उस जीन को इंसर्ट किया जा रहा है और उसको फिर से हम फर्टिलाइजेशन निषेचन में उसको इंजर्ट कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा के, और फिर हम क्या हो जाता है, जैसा हम चाहते थे वैसा हमारा बच्चा मिल गया। अब यहाँ बायोएथिक्स की बात आ गई। बायोएथिक्स का मतलब क्या है कि हम जो प्रकृति है उस प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें कोई प्रकृति को ऐसा नहीं है, जब बायोएथिक्स की बात वहीं पे आएगी जहां पे हम प्रकृति का उल्लंघन करके या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। प्रकृति ने हमको दिया कि जैसा तुम हो वैसा तुम्हारा बेटा होगा और तुम छेड़छाड़ करके कर रहे हो, तो आने समय में क्या होगा, सुपरमैन होगा, बनने वाला हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी तो सोचो कि जो धनी लोग होंगे, पैसे से बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। गरीब क्या करेगा, गरीब क्या करेगा ना? तो बायोएथिक्स की, जियो एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स में इसी को लेके सीएसआर लेके आया था। पब्लिक सेक्टर एथिक्स, ऑनर किलिंग, गर्भपात नैतिक है या अनैतिक है, ठीक है। लिंग भेद, पर्यावरण की समस्या, ऑनर किलिंग भी है, गर्भपात नैतिक है कि अनैतिक है, ये भी बात समस्या है। जैसे आयरलैंड में की बात ले लें तो वहां पे जो भी गर्भपात होता है अनैतिक है ना। इसको लेके बहुत सारे हैं, नस्ल भेद, आर्थिक समस्या, मानव अवैध व्यापार, शरणार्थी समस्या, क्लोनिंग, इच्छा मृत्यु को लेके पॉजिटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो। मतलब व्यवहारिक समस्या में ऐसा हो सकता है कि हमें करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, दोनों में, लेकिन आपको इन दोनों के बीच में ग्रे एरिया में रखना है, हर एक का है, ठीक है। इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। मेटा एथिक्स, मेटा एथिक्स में हमने बता ही दिया, पहले ही कंसेप्ट समझा दिया था कि तटस्थ होकर विश्लेषणात्मक करना है, आलोचनात्मक अध्ययन करना है, स्पष्टीकरण करना होता है इसमें, ठीक है। तो इसको इसीलिए आलोचनात्मक नीति शास्त्र की भी संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। और ये अधिनीति शास्त्र, मानकीय नीति शास्त्र का क्या होता है, पूरक होता है। और ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मानकीय नीति शास्त्र द्वारा स्थापित या स्वीकृत नैतिक निर्णयों तथा नैतिक सिद्धांतों का। तो मानकीय नीति शास्त्र द्वारा जो पहले से स्थापित हो चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं, ये तो चिल्ला चिल्ला के उधर बताया था, उसी का विश्लेषण करेगा। कौन सी कहानी इसमें, कोई कहानी नहीं है, ठीक। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि विश्लेषण करना है भैया, और ऐसी विधियों की खोज करना जो औचित्य हो, ठीक है। अनौचित्य मतलब स्पष्ट व्याख्या करना है, कोई ऐसा आ जाए, शब्द आ जाए, नैतिक शब्द जिसकी व्याख्या करने में परेशानी हो रही है, तो यही एक्सप्लोर करेगा। उसका सीमा, क्राइटेरिया अगर तय करना है कि कहां तक ये वर्ड है, जैसे डिवेल वर्ड यूज किया जाता है, मतलब एक तरफ से अनैतिक रूप में भी हो सकता है और नैतिक, ऐसा वर्ड हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो इन बातों पे विचार करेगा ना, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए बहुत सिंपल वे में। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम ये राम कथा पे ना जाके हम सीधी सीधी बोलेंगे, मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रतिपादित नियम है या मानदंड है, उसका स्पष्टीकरण करना, ठीक है। फिर क्या, विश्लेषणात्मक विवेचना करना, मतलब तार तार कर देना। विश्लेषणात्मक विशेष, गलत लिख देते हैं हम कभी कभी, ना ब्लैंक माइंड हो जाता है हमारा। विश्लेषणात्मक आलोचना करना, ठीक है। कोई नैतिक शब्द है, नैतिक शब्द का क्या करना, व्याख्या करना, जो पहले से नैतिक शब्द है, यही है बस उद्देश्य, और क्या।
कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि ये आधुनिक नीति शास्त्र के दो मुख्य समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं भाई? तो नैतिक शब्द के अर्थ और नैतिक निर्णयों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करना एवं विश्लेषण। जो नैतिक शब्द है उनका अर्थ बताना, नैतिक होना, तो कभी कभी ड्यूअल आ जाता है, तो वो समस्या आएंगी। ठीक है। दूसरी बात है कि उन युक्तियों या तर्कों या निष्पक्ष परीक्षा करना जो नैतिक निर्णय के औचित्य और अनुचित का निश्चय करे। तो ये समस्या है कि जो भी मानदंड है, मानदंड की परीक्षण करना, करे तो करे कैसे? क्योंकि समाज डिफरेंट, हर समाज के लिए एक नहीं होता, सार्वभौम नहीं हो सकता, तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट समाज के लिए होगा। तो उसके साथ समाज ही जब डिफरेंट है, विविधता है, तो इसके सामने भी तो चुनौती आएगी। कौन सी बड़ी बात है, ये सोच के देखना। अब जरा सा देखें क्या पढ़े ये है कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स में पढ़े हैं कि एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में। ठीक है ना। परिणामवादी, परिणाम निरपेक्ष और तीसरा क्या बताया? सद्गुण। ठीक। दूसरा हमने बताया क्या? मेटा एथिक्स। तीसरा हमने बताया क्या? अप्लाइड एथिक्स। ये हमारा डायमेंशन है, यहीं पे हम ऐसे बता सकते हैं ये डायमेंशन ऑफ एथिक्स है। ठीक है। ये बात समझ में आया और इसको हमने डिस्कशन कर लिया। और इसको अब जरा सा इसको अप्लाइड एथिक्स को देखें तो इसमें नैतिक मुद्दे क्या क्या आते हैं। तो नैतिक मुद्दे क्या क्या आते हैं ये जान लो कि शरणार्थी से आ जाएंगे, शरणार्थी से युक्त, कि शरणार्थी को अपने में शरण देना चाहिए। जैसे रोहिंग्या है भारत में। ठीक है। गर्भपात से जुड़े हुए इशू आ सकते हैं। इसमें कौन आ जाएगा? विस्थापन को लेके, किसी को विस्थापित किया जा रहा है तो सरगोशी वाला जो है वो सरगोशी वाला भी आ जाएगा। और किस क्षेत्र में अप्लाइड एथिक्स हो सकता है? तो हमने बताया था मीडिया में हो सकता है। ठीक है। मेडिकल में हो सकता है, इन्वायरमेंट में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है। तो ये सब हमने बताया था कि किस में हो सकते हैं। प्रॉब्लम अभी क्या है? शरणार्थी को लेकर, गर्भपात को लेकर, विस्थापन को लेकर, सरगोशी को लेकर, और ये सेक्टर में अप्लाइड किया जाता है। ये हमने पहले बता दिया। बेटा तो मालूम नहीं है। तो तीनों की बात हो गई। अब आगे बढ़े। पास होके बोल रहे, वाह। पास करके बोल लिया यार। ये ऑन करके हम बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा रिज्यूम हो गया था, उसके बाद ऑन ही नहीं किया था, हम पढ़ा दिए। अप्लाइड में नैतिक मुद्दे क्या क्या आ सकते हैं? तो नैतिक मुद्दे जैसे शरणार्थी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। भ्रूण हत्या से जुड़ा हुआ है, गर्भपात से जुड़ा हुआ है। ठीक है। विस्थापन से जुड़ा हुआ है, विस्थापन से, फिर सरगोशी से जुड़ा हुआ मामले, ये सब क्या है? अप्लाइड एथिक्स है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? क्षेत्र है तो क्षेत्र में हमने बता ही दिया, मीडिया होता है। ठीक है। मीडिया हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अब जरा धीरे से लिखते हैं यार, ये है ना हमारी राइटिंग भी बड़ी गड़बड़ होती है। अब देखते हैं। इन्वायरमेंट हो गया, मीडिया हो गया, और क्या हो गया? प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। ठीक। मेडिकल का हो गया, मेडिकल का। तो ये सारी फील्ड में किया जा सकता है जो हमने पढ़ा। तो ये तीनों हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। नीति शास्त्र के आयाम में देखा जाए तो सरकारी, मिशनरी और शासन के नैतिकता, एथिक्स इन गवर्नेंस, शासन में एथिक्स की बात करते हैं। तो नीति शास्त्र के क्षेत्र भी कहें तो ये ज़्यादा सही होगा। निजी जीवन और निजी संस्थाओं में नैतिकता कैसा होगा? निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की बात होती है, मीडिया में नैतिकता की बात होती है, सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता या की बात होती है। इन सब सेक्टर में भी हम नैतिकता की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। यह नीति शास्त्र यहाँ तक भी डिफाइंड करता है, इन क्षेत्रों का भी जिक्र करता है। तो एथिक्स, गवर्नेंस में भी कैसा एथिक्स होना चाहिए इसकी बात करता है। तो एक एक करके देखते हैं। इसमें पहली बात आती है, ये हमारे सिलेबस में, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। पहले प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद यहाँ का बोल बच्चन पढ़ते हैं, बड़े आराम से डीकेडी करते हैं। देखो प्राइवेट की बात यहाँ पे लिख ही दें, प्राइवेट और पब्लिक की बात हो रही। पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। आपकी लाइफ क्या है? प्राइवेट है। पब्लिक लाइफ क्या? जब आप एसडीएम बन जाओगे और एसडीएम बन के जब कुर्सी पर बैठोगे ना, तो आपकी जीवन प्राइवेट, घर पे प्राइवेट लाइफ रहेगी। जब तक चेयर पर बैठे रहोगे ना, वो पब्लिक लाइफ रहेगी।
तो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में अंतर क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, वहाँ पे छोटा छोटा सा, ये हमारा डीकेडी का है। अब क्या है, प्राइवेट लाइफ व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है या आत्मनिष्ठ होता है। पब्लिक लाइफ कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। यहाँ पे आत्मनिष्ठ का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निश्चितता को सम्मान दिया जाएगा, यहाँ पे भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष क्या होगा, भावात्मक पक्ष कब होगा, यहाँ पे प्रतिबद्धता भी होगा, प्रतिबद्धता होगा, ठीक है। यहाँ पे परस्पर प्रेम होगा, परस्पर प्रेम होगा, एक दूसरे से क्या हुए हैं, गहन से, सघनता से जुड़े होंगे, गहनता से क्या होंगे, जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष की से ज़्यादा हम क्या, तार्किक पक्ष को, तार्किक पक्ष को देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्रतिबद्धता नहीं, यहाँ पे जवाबदेही, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, ठीक है, पारदर्शिता, पारदर्शिता, यहाँ निजता है, यहाँ पारदर्शिता जैसे मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में ये डिफरेंस है, व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है, आत्मनिष्ठ होता है, जो बोल लो। यहाँ पे क्या हो, ये वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी हम निर्णय लेंगे वो निर्णय लेंगे भावात्मक पक्ष से, भावुक होकर नहीं लेंगे, तार्किक आधार पे, रैशनल पे लेंगे हम। जैसे कि पब्लिक लाइफ में कि किसी को भर्ती करना है तो एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। इसमें भाई भतीजावाद बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ पे भाई भतीजावाद नहीं चलता है ना। यहाँ पे रैशनल होकर सोचा जाता है, जवाबदेही हो सकते हैं, आप कोई काम करेंगे तो उसको उत्तरदायी होगा, आपको पारदर्शिता से काम करना होगा। तो पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं निजी संबंध में, निजी संबंधों में नैतिकता, निजी संबंधों में नैतिकता की बात करते हैं। एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन, निजी संबंधों में नैतिकता या एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन। व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति का अपने परिवार, ठीक, परिवार के, फिर मित्र, सगे संबंधी, ठीक है, के साथ संबंध क्या कहलाता है, निजी संबंध कहलाता है, ठीक है। अब व्यक्ति का अपने परिवार, मित्र, सगे संबंधी के साथ संबंध क्या होता है, कहलाता है निजी संबंध कहलाता है, ये आप जानते ही होंगे प्राइवेट लाइफ। अब इसमें निजी संबंधों में मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, या निजी संबंधों में, दूसरी बात हम कहें कि निजी संबंध में क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है निकटता, निकटता होता है, रस दिखता है ना, निकटता, घनिष्ठता, घनिष्ठता देखने को मिलता है, संवेग मतलब इमोशन देखने को मिलता है, ठीक है, इमोशन देखने को मिलता है, आंतरिक जुड़ाव होता है, परस्पर प्रेम होता है, परस्पर प्रेम होता है, ठीक है, प्रतिबद्धता होती है, अपने बच्चों को खिलाना है, माता को तो खिलाना है, ठीक है। और ऐसा इसमें होता है कि निजी संबंध में ऐसा माना जाता है, अपेक्षा करते हैं कि दोनों की निजता का ध्यान रखा जाए, निजता का ध्यान रखा जाए। तो ये व्यक्तिगत संबंध की बात आ रही, तो इतना निजी संबंधों में नैतिकता की बात समझ गए ना। निजी संबंध में अपने परिवार, मित्र, सगे संबंधी के साथ संबंध, ठीक है, और इसके लक्षण क्या है, निकटता होता है, घनिष्ठता होता है, संवेग से जुड़े होते हैं, प्रतिबद्धता होता है, निजता होता है। इसमें अब आएंगे, अरे बढ़ जा भाई, हाँ, अब निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या क्या होते हैं, निजी संबंध में नैतिक मूल्य क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, निजी संबंध में नैतिक मूल्य हमेशा देखना, सत्य बोलते हैं एक दूसरे से, प्रेम होता है, ठीक है, विश्वास होता है, विश्वास होता है,
परस्पर सहयोग होता है, परस्पर सहयोग होता है, सम्मान होता है, आदर होता है, ठीक है, गोपनीयता होता है, etc। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रहा है ना। यहां पे ये कहा जाता है कि निजी संबंध में किसी का बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन 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 अगर कहीं ऐसा हो कि निजी संबंध में अगर मानवीय मूल्यों पे, जो प्रगतिशील मानवीय मूल्य हैं, ऐसे ना बोलो प्रगतिशील मानवीय मूल्य हैं, वो बोलो प्रगतिशील मानवीय मूल्यों पे प्रहार हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे घरेलू हिंसा क्या है, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों पे प्रहार है, तो हम इसमें बाह्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन आल्दो मनाही होता है। तो हमने निजी संबंध को समझ लिया कि निजी संबंधों में नैतिकता क्या होता है, व्यक्ति का अपने परिवार, मित्र, संगी संबंधी के साथ संबंध होता है। निजी संबंध में अधिकतर लक्षण दिखते हैं, निकटता, घनिष्ठता, संवेग, परस्पर प्रेम, प्रतिबद्धता, निजता का ध्यान रखा जाता है। फिर हमने कहा कि नैतिक मूल्य इसमें क्या क्या होते हैं, सत्य होता है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, परस्पर सहयोग होता है, सम्मान होता है, आदर होता है, गोपनीयता होता है, और इसमें बाह्य हस्तक्षेप का मनाही होता है। लेकिन अगर इसमें भी बोल देना, लेकिन अगर प्रगतिशील मानवीय मूल्यों पर प्रहार हो तो हम बाह्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप डाल देना घरेलू हिंसा, ठीक, माता पिता संबंधित एक अधिनियम भी आया था, वो भी माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हो, तो वो भी है मानवीय, प्रगतिशील मानवीय मूल्यों पर प्रहार। अब आते हैं डीकेडी का एक और पॉइंट कि निजी संबंधों में नैतिकता के पतन के कारण क्या है। आज निजी संबंधों में नैतिकता के पतन के कारण, पतन क्यों लिखता है, पतन के कारण निजी संबंधों में, तो हम ऊपर के सारे समझ में आ जाएगा। निजी संबंध में आ रहा है पतन के कारण, क्योंकि हम फिर से वही चिड़िया उड़ वाला कहानी खेलेंगे हम लोग। पतन के कारण क्या है, तो भौतिकवाद। अब दिमाग चलाओ, भौतिकवाद का प्रसार, सुखवादी प्रवृत्ति, भौतिकवादी का प्रसार, स्वार्थवादी, ठीक है, अर्थ एवं काम का जीवन। सब लोग अर्थ को और काम को महत्व दे रहे हैं, यही इनका चरम लक्ष्य है। निजी जीवन में अर्थ और काम जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया जाना। भौतिकवाद का प्रसार, हमको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, बहुत अच्छा मोबाइल चाहिए, ठीक है। संबंध जो निजी संबंध बना रहे हैं, वो निजी संबंध का निर्धारण किस पे किया जा रहा है, किस पे, हानि और लाभ पे। दो भाई अपने में हैं, और अगर प्रेम कब है, दोनों भाई में प्रेम देखने को मिलेगा जब एक दूसरे को लाभ मिल रहा है। तो संबंध भी आजकल निर्धारण किससे हो रहे हैं, हानि और लाभ से हो रहे हैं, ठीक है। पारिवारिक मूल्यों का, जितने पारिवारिक मूल्य हैं, उन मूल्यों का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। जैसे पारिवारिक मूल्य क्या है, परस्पर प्रेम, ठीक है, सहयोग जो ऊपर हमने बताया था, बुजुर्गों की सम्मान, ये सब क्या कर रहे हैं, ये कमी हो रही है। जब पारिवारिक मूल्य कमी हो रही है तो पतन के कारण निजी संबंध क्या है। फिर एक और बहुत बड़ी कारण है, इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, और ये हालत हो गई है आज कि माता पिता से बालक अपना व्यथा ना सुनाएगा, लेकिन हाँ फेसबुक पे, ट्विटर पे जरूर अपना पोस्ट डाल देगा कि आज हम दुखी हैं। माता पिता को भले पता ना हो सकता है माता पिता को भी ट्विटर से ही पता चल रहा हो या फेसबुक में, आज हम बहुत दुखी हैं। और हजारों और लाखों लोग, अगर लड़की हो ना तो लड़के तो हजारों लाखों लोग सिंपैथी देने पहुंच जाते हैं। आई डोंट नो, बट होता है, ऐसा होता है। बट ये देखो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग इतना हो गया कि एक ही घर में बैठे हैं माता पिता या मियाँ बीवी, दोनों बैठे हुए हैं, एक कोने में वो बैठा है, वो दूसरे कोने में बैठा है, और दोनों अपने में मस्त है, मोबाइल में उंगली टकाटक चल रहा है। क्या निजी संबंध में उनके बच्चे होंगे तो कैसे वो समाजीकरण होगा, जरा सा सोचो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की ये बात हो गई है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की, जैसे कि आजकल दिखाने की बात हो रही है निजी संबंध में, जितने हैं सब निजी संबंध वाले जुड़े रहते हैं फेसबुक पे, है ना। फेसबुक पे डाल दिया चिलिंग इन गोवा, चिलिंग इन गोवा, और फोटो मस्त मस्त चिलिंग इन गोवा। आधे लोग जो उसके निजी रिलेशन, प्राइवेट रिलेशन के ना, जल भून के वहीं राख हो जाते हैं। लेकिन भाई डाल दिया है तो वहाँ पे लाइक कमेंट तो करना ही है, लेकिन वो स्टेटस देखो कि आदमी की मानसिकता तो देखो, यू आर चिलिंग इन गोवा, मतलब क्या है? अरे तुझे शांति मिल रही है, दूसरे को अशांति क्यों कर रहा है, या दूसरे को दिखा क्यों रहा है? ये तेरे मानसिक सेटिस्फेक्शन के लिए है। तू जा रहा है, गोवा जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, वो तुम्हें मिल रहा है ना मानसिक। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो तेरा फेसबुक पे देख लेगा वो उसका मानसिक संतुष्टि मिल जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर होता है तो वो कल्याण के लिए बात होती है, ठीक है। और उसको देखते हुए, मतलब मैं एक इसका प्रभाव, चूंकि आप लोग प्रशासनिक बनने जा रहे हो, उसको देखते हुए उसका संबंधी कोई है, वो पैसा बहुत कम है, ये बंदा खूब कमा रहा है, वो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो भी ये हुआ कि हम गोवा का टारगेट बना दिया, बनाया क्या, गोवा का टारगेट बनाया, वो भौतिक वाद के पीछे भाग गया, गोवा का टारगेट बनाया। उसको टारगेट बनाना चाहिए कि 10,000 से हमारी कैरियर क्या है, हमारे बच्चे कैसे, हाँ सबका तो एक जैसा नहीं है। गोवा का टारगेट बनाया कि गुरु रुक जाओ, पैसा इकट्ठा करने दो, अगली बार हम तुमसे और बड़ी पार्टी करेंगे या गोवा में दिखाएंगे और हम डालेंगे फोटो। एक इसी पे याद आ गया, एंथ्रोपोलॉजी की कहानी है। एंथ्रोपोलॉजी की लेक्चर बताते हैं, ये आप लोग जानते होगे तो जानते होगे, नहीं तो ये जान लो, ये यूज के लिए है। पोर्टलास, पोर्टलास, पोर्टलास क्या है? ये एक तरह से कहे ना कि धनों की बर्बादी है। धन की बर्बादी कैसे है? धन की बर्बादी इसलिए है कि पोर्टलास में बस ये जो मलेनेशिया वाले हैं वहाँ के ट्राइब मनाते हैं, ठीक है ना। वो ट्राइब क्या करते हैं कि वहाँ के जो नेता होता है, लीडर होता है, वो लीडर पोर्टलास का आयोजन करता है और जितने दूर दराज के लोग होते हैं उनको इनवाइट करता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड है, कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन आप समझो इस बात को कि दो इससे कहानी से सीख मिलेगी। ले चलते हैं कि लीडर होता है, वो जितने लोग हैं उनको बुलाता है और बुला के वो क्या करता है, दावत देता है। और दावत में ना बेनेडिक्ट रूथ ही बोलती हैं कि विभत्स रूप से धनों का दुरुपयोग किया जाता है, लुटाया जाता है, और जितने लीडर आए रहते हैं दूसरे गांवों के उनको जलाया जाता है। और जो लीडर आए रहते हैं ना, वो मन में संकल्पना लेके ये जाते हैं कि गुरु रुक जाओ, अगली बार हम बुलाएंगे तुमको, अब तुमसे भी बड़ा हम ये उत्सव मनाएंगे, पोर्टलास करेंगे, तुमसे भी बड़ा करेंगे। और वो मतलब इतना होता है ना कि घर में कुछ नहीं बच जाता है, उतना धन वगैरह लुटा देते हैं। तो एक तरह से बर्बादी हुआ देखने के लिए। एक तरफ से क्या हुआ, वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही है, तो नैतिक रूप से तो ये गलत है। लेकिन दूसरा इसका रूप देखो, जब भी विश्लेषण की बात आती है तो ये पोर्टलास वाली कहानी कहीं भी चपका सकते हो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे मुंह से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जो भी निकलेगा वो यूज का ही होगा। चपका ये सकते हैं कि विश्लेषण भी करेंगे तो दूसरा पक्ष ये है कि जो अपने धन का या जो भी संसाधन संग्रह किया रहता है, जो खाद्यान्न संग्रह किया रहता है, बर्बरता पूर्वक लुटाता है, तो जो वहाँ पे खाद्यान्न में खाने वाले गरीब लोग आते हैं, वो गरीब लोगों को संसाधन मिल जाता है, वो जीविकोपार्जन के लिए संसाधन मिल जाता है, धन मिल जाता है, खाद्यान्न मिल जाता है, तो गरीबों का तो कल्याण होगा ना। इसलिए बोलते हैं कि गरीबों से लीडर क्या करते हैं, लीडर उन लोग से टैक्स वसूलते हैं, खाद्यान्न वसूलते हैं, संसाधन वसूलते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। फिर से वो पोर्टलास का आयोजन करते हैं और फिर उन लोगों को बांट देते हैं। तो जो उसमें वंचित ग्रुप होगा तो वो कल्याण का होगा। यही बात है पतन के कारण अगर इस सापेक्ष को ले लिया, वैमनस्यता ले लिया, उसकी भाई मनोभावना तो समझो, मनोभावना को गलत लेके करोगे तो गलत होगा, वैमनस्यता नहीं लेना है, ठीक है ना। तो पतन के कारण की बात है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, हम लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं ना उसे। पतन के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, पारिवारिक मूल हो गया, संबंध हो गया, आर्थिक है। फिर देखो पतन के भौतिकवाद में ही सब आ जाएगा, या ये कहें कि सुखवादी प्रवृत्ति, हमको सोफा अच्छा चाहिए, हमको वो चाहिए घर में, ये सब निजी पतन के कारण है। और भी आप जोड़ सकते हो, ये बात है, ठीक है। अपने लोगों को टाइम नहीं देना, ये भी बहुत बड़ी बात है।
पतन का। ठीक है, तो ये पारिवारिक मूल्य में ही कमी आ जाएगा। तो ये हमने प्राइवेट लाइफ में देख लिया। तो बढ़ाएं कैसे पतन के ये कारण जो भी है, पतन के कारण को निजी संबंध में अगर कहें कि बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे। पानी पी लेते हैं, उसके बाद बढ़ाने के पढ़ाते हैं। पहले तो हम उसी पे प्रहार करेंगे जो हमको सबसे ज़्यादा खराब लगता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को आपके घर में एक टाइम फिक्स कर दें कि 1 आवर यू हैव टू यूज योर मोबाइल, 1 आवर वट एवर 1 आवर है। आप ऑफिस का काम घर पे नहीं कर सकते। यहाँ आपकी फैमिली टाइम है। फैमिली टाइम मतलब फैमिली टाइम, उसके बीच में इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन 1 आवर यू हैव टू फिक्स टाइम टेबल कि उपकरण यूज करना है। बाकी टाइम हम अपने बच्चे को देंगे, माता पिता को देंगे, भाई बहन को देंगे, संगे संबंधी को देंगे। कभी देखना, कभी ऐसा होता है ना, एहसास किए होगे, कभी संगे संबंधी के पास चले गए और वहां पे बैठे हुए तो मोबाइल, अगर कोई मोबाइल उठा लिया ना, तुम्हारे घर पे कोई आया और बार बार मोबाइल उठा के देख रहा, जो भी बोले जाओ, तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर अगले बार से बुलाएगा ही नहीं। देख लेना कभी। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को युक्ति संग प्रयोग। दूसरी बात है कि बचपन में ही बच्चों के मन मस्तिष्क में मूल्यों का बीजारोपण कर दो। समाजीकरण जो करो ना, समाजीकरण वो बढ़िया होना चाहिए। सामाजिक की प्रक्रिया कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। स्कूल शिक्षा के माध्यम से, ठीक है ना, निजी संबंध में नैतिकता बढ़ा सकते हैं। फिर क्या, समाज के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, समाज से इंटरेक्शन करके। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे खेल वगैरह की भावना, खेल वगैरह कर सकते हैं। खेल वगैरह करके मित्र मंडली वगैरह जाते हैं वहाँ से कर सकते हैं। मित्र मंडली पे देखेंगे संगत अच्छी है हो, सुसंगत हो तो मित्र मंडली से भी बढ़ा सकते हैं। सीखता है अनुकरण और अनुसरण के तो बहुत सारे यहाँ पे कहानी है कि बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक संबंध में नैतिकता दूसरी बात आ जाती है। तो ये सार्वजनिक संबंध की, अभी तक निजी संबंध की बात कर रहे थे, सार्वजनिक संबंध की बात करते हैं। सार्वजनिक संबंध का मतलब क्या? ये सार्वजनिक संबंध का मतलब सीधी बात है कि अगर हम कोई निर्णय लें, कोई एक व्यक्ति क्या करता है, निर्णय लेता है, उस निर्णय के प्रभाव उस जिस समाज में रहता है उस समाज का पड़े तो वो बोलते हैं सामाजिक है। और वो निर्णय का प्रभाव जो हो सकता है कि समाज पे प्रत्यक्ष रूप से भी पड़ रहा हो या परोक्ष रूप से पड़ रहा हो, दोनों रूप से किसी भी प्रकार के भी पड़े तो हम कहेंगे कि ये बात है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मनुष्य का अगर सामुदायिक जो जीवन है, सामुदायिक जीवन वही सार्वजनिक जीवन है। ठीक है, और सार्वजनिक जीवन में कैसा होना चाहिए? जैसे कि आप एक बात बताएं, ये आज तो भाई 31 दिसंबर है, सब लोग आवाज स्पीकर वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, तो चलो हम लोग ये भी आज शायद क्विक रिवीजन नहीं हो पाएगा, अगले में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। मानकों को स्वीकार किया जाता है, वैसे मूल्यों को या मानकों को स्वीकार किया जाता है। मानकों का स्वीकार किया जाता है जिसमें जो संबंधित पक्ष हो वो संबंधित पक्ष का क्या हो, सहमति हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक है। जैसे कि डॉक्टर और मरीज के बीच में जो है ये बोलेंगे सार्वजनिक संबंध है कि संबंधित पक्षों का क्या होता है, उनके मूल्यों और मानकों को स्वीकार किया जाता है। जैसे प्रशासन है और राजनीति जनता है। ठीक है, प्रशासन और जनता के बीच में, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो आखिर सार्वजनिक में मूल्य क्या आते हैं? सार्वजनिक में मूल्य क्या आएंगे? इनके मूल्य क्या हैं? तो उत्तरदायित्व, नियम, ठीक है, नियम और दिशा निर्देश जो भी दिया गया है, दिशा निर्देश का पालन या कानून का पालन, जवाबदेहिता, संवेदनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, जितना बोल सकते हो बोलो सार्वजनिक जीवन का। ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि सार्वजनिक जीवन वो है कि जब एक व्यक्ति का निर्णय प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से समाज को प्रभावित करें, उनको हम सार्वजनिक जीवन से संबंध मानते हैं। और सामुदायिक जीवन को
किसी व्यक्ति ये सामुदायिक जीवन को, सार्वजनिक जीवन सामुदायिक जीवन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इसमें वैसे मूल्यों और मानकों को स्वीकार किया जाता है, वैसे मूल्यों और मानकों के संबंधित पक्ष को क्या होता है, सहमति होता है या स्वीकार किया जाता है। जैसे डॉक्टर, मरीज, प्रशासक, जनता। और मूल्य इसमें उत्तरदायित्व, नियम, दिशा निर्देश, विधि, जवाबदेहिता, संवेदनशीलता, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, जो भी बोलो वो सारे आते हैं। अब पतन के कारण क्या है, इनके सार्वजनिक संबंध के पतन के कारण क्या है, पतन के कारण क्या है? तो भ्रष्ट आचरण, मतलब हम कहें ना कि विधान या कमी का पालन न करना। इसमें कितना लिख सकते हो, अधिक कमाने की लालसा, ठीक है। हाँ, और क्या कर सकते हैं, संसाधनों का दुरुपयोग, सोचना। या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित पे वरीयता, जिस भी मामले में, ये कह सकते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है तो 7 पाप गांधी जी का लिख दो, ये सब पे सही होगा। 7 पाप क्या है गांधी जी के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बोलते हैं। पहला पाप है सिद्धांत विहीन रट जाना, ये हर जगह सिद्धांत विहीन राजनीति। दूसरा क्या है पाप, उन्होंने बोला कि बिना श्रम के धन। तीसरा बोला कि बिना अंतःकरण का क्या सुख। चौथा हमें बोला इसमें कि नैतिकता विहीन व्यापार। पांचवा क्या बोला, पांचवा मानवता विहीन विज्ञान, ठीक है। छठा हमने इसमें बोला त्याग रहित पूजा। और सातवां हमारा है कि चरित्र विहीन ज्ञान। ये 7 पाप गांधी जी बोलते हैं। अब देखो, सिद्धांत विहीन राजनीतिक, ये सार्वजनिक में आ जाएगा। बिना श्रम के धन उगाही करना, ये राजनीतिक प्राइवेट लाइफ में भी आ जाएगा और उसमें भी आ जाएगा। बिना अंतःकरण का सुख, ये सातों के साथ तो ये जान जाओ कि पब्लिक लाइफ में सीधे सीधे कोट कर सकते हो, ये पतन के कारण है। नैतिकता विहीन व्यापार कर रहे हो, नैतिकता से युक्त नहीं है। मानवता विहीन विज्ञान की बात करते हो, विज्ञान का दुरुपयोग करते हो, वो भी मानवता विहीन हो। तो त्याग रहित पूजा हो, चरित्र विहीन ज्ञान हो, तो ये बातें, ये चरित्रहीन, ये प्राइवेट लाइफ में भी यूज किया जा सकता है। पतन के कारण बताया, तो 7 पाप जो बताया गया है ना, ठीक है। तो 7 पाप ये हैं कि इसके वजह से पतन होगा। तो 7 पाप को भी लिख दो, तो 7 पॉइंट तो यहीं पे मिल गए। अब बढ़ाने की बात कहें तो बात वो हम लोग जो बचपन में बच्चों के मन मस्तिष्क में क्या कर दो, बीजारोपण करो। परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्था का मूल्यों को बीजारोपण की बात करो। इसमें नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जितना उपाय हो सकता है सरकार के द्वारा करना चाहिए। साथ ही नैतिक जितने गांधी जी के 7 पाप है ना, 7 पाप को उल्टा बोल दो, विपरीत स्थिति। जैसे सिद्धांत युक्त राजनीति करना, श्रम आधारित धन उपार्जन करना। ये क्या हो गया, ये हो गया ना बढ़ाने का तरीका। जो 7 पाप बताया ना, उसका उल्टा बोल दो। मानवता विहीन विज्ञान, तो क्या मानवता युक्त विज्ञान होना चाहिए। तो यही होना ना, पढ़ना कम ज्यादा ही करना, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि सरकार को किसी क्षेत्र विशेष के लिए मूल्य, मानक दिशा निर्देश जो भी है उसका पालन कराए, इस तरह हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया। प्रशासनिक संदर्भ में निजी और सार्वजनिक संबंध में विद्यमान चिंताएं क्या है, तो ये इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। लेकिन इतना नहीं है, नोलन कमेटी का जो 7 है ना,
चिंताओं को अगर हटाने के लिए बात कहें तो नोलन कमेटी के, अच्छा देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात रख लेना याद कि जो हमारे 15(1)(a) आर्टिकल है ये मौलिक कर्तव्य दिया गया है, और इसमें निजी और सार्वजनिक नैतिकता का बढ़ाने के लिए ये मौलिक कर्तव्य को भी यूज कर सकते हो। ये हमारे दिमाग से उतर गया था, लेकिन ये इसको भी यूज कर सकते हो मौलिक कर्तव्य को। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताएं कि देश की रक्षा करने और आह्वान करने जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सार्वजनिक नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, निजी में बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना चाहिए। सार्वजनिक में ज्यादा होगा। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जनता और अधिकार के बीच में अच्छे संबंध, अधिकारी के बीच में अच्छे संबंध रहे, कानून और संविधान का पालन हो सके, जनहित और व्यक्तिगत लाभ के बीच संघर्ष न हो, सार्वजनिक जीवन में एक आदर्श की स्थापना हो सके। लाभ आवश्यकता ही क्यों है? इस पे अगर डीकेडी करेंगे तो डीकेडी करने का बड़ा आसान है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि भ्रष्टाचार को रोकना, हम वंचित वर्गों को कल्याण करना। अब हम लिखते जाएं कितने डीकेडी करेंगे, ठीक है। संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। लोक निधि का जन कल्याण में सदुपयोग करना। मतलब ये डीकेडी करो, कितने भी करो ना, सब सही होंगे, जितने आप सोच सकते हो सब सही होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर टॉपिक पे चलें तो देखो नोलन कमेटी को एक जगह हम पढ़ाएंगे, एक ही बार बताएंगे। नोलन कमेटी के साथ जो हैं वो अच्छे से बताएंगे जब हम बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे हम फंडामेंटल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, तो वहां पे बात करेंगे। आज यहाँ पे नहीं बात करेंगे, फंडामेंटल सिविल सर्विसेज में बात करेंगे, वहां पे समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे गलत उपयोग हो जाएगा सार्वजनिक जीवन को लेकर, ठीक है ना। तो वहां पे 7 बातें करेंगे, ये आप परेशान ना होना इस चीज को लेकर। निजी और सार्वजनिक संबंध में नैतिकता का दूसरा आयाम अगर देखें निजी और सार्वजनिक जीवन में, तो इसको हम लोग जो शासन का पढ़ेंगे ना, यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं है। इसको भी हम लोग नेक्स्ट में जो शासन का है या 6th या 7th है उस यूनिट में पढ़ेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि जहां से कनेक्ट करें ना वहां पे कनेक्ट करना चाहिए सारी चीजें। ऐसा तो हो नहीं सकता है। पीपीपी की पार्टनरशिप की बात, जब हम कॉर्पोरेट एथिक्स की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे, ठीक है, पीपीपी की। और ट्रस्टशिप की बात हम गांधी जी के जो मॉरल थिंकिंग आएगा उसमें 5वां यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। तो इसको लेके हम लोग ज़्यादा विचलित नहीं होना, ठीक है ना। ये ट्रस्टशिप को लेके, CSR को लेके, तो वो चीज़ें हम वहीं पे पढ़ेंगे इथिक्स में, जो 5वां पढ़ेगा। तो इससे परेशान ना होना, ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। हम कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। आप लोग को अगर कभी मान लो भूल भी गए तो आप लोग याद दिला देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट ईयर कल है, मतलब अगला नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप कि ये साल अच्छा जाए। आप लोग जब वीडियो देखोगे तो शायद नया साल आ चुका रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।